अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मजमून निगारी को पढ़ेंगे या मजमून नवेसी को पढ़ेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आपके इम्तिहान में 10 नंबर का सवाल आने वाला है। इस 10 नंबर में आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लिए, थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आसानी से 8 नंबर 9 नंबर यहाँ तक के आप 10 नंबर में 10 में भी उठा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मजमून निगारी किसे कहते हैं या मजमून नवेसी किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसी मौजू को ज़हन में रखकर उसके मुतालिक अपने ख्यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला उसको अच्छी तरह से समझ जाए, मजमून नवेसी कहलाता है। यानी किसी भी बात को, किसी भी मौजू को, ठीक है, किसी भी किस्सा को, अगर आप किस्सा लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिखें कि तसलसल में हो, यानी मुसलसल हो, बातरतीब हो, तरतीब के साथ हो, इस तरह से हो कि पढ़ने वाले को यानी कारी को बात समझ में आता रहे। ठीक है, बात अगर वो समझेंगे नहीं तो आपका मजमून पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मजमून लिखने में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मजमून लिखने से पहले खूब सोच समझ कर तमाम अहम पहलुओं का एक खाका जहन में बना लेना चाहिए। आप जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं उसका एक खाका बना लीजिए कि हमें क्या क्या लिखना है, क्या ठीक है, क्या नहीं लिखना है। जैसे आपको अगर एक टॉपिक दे दिया जाए ईद उल फित्र, ईद उल फित्र पर आप क्या लिखेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ईद उल फित्र पर आपको लिखने के लिए मिला, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ईद उल फित्र क्या होता है। ऐसा नहीं ना लिखेंगे कि ईद उल फित्र के दिन सेवई खाते हैं, ईद उल फित्र के दिन नमाज पढ़ते हैं, ईद उल फित्र, इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे एक तरतीब से लिखेंगे कि ईद उल फित्र आखिर क्यों मनाया जाता है, ईद उल फित्र कैसा त्यौहार है, सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ईद उल फित्र कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो एक मुसलसल तरीके से, बातरतीब तरीके से लिखेंगे। मजमून लिखने से पहले खूब सोच समझ कर, ये तो हो गया, वक्त हालात का लिहाज रखना चाहिए, वक्त या हालात का लिहाज रखना चाहिए। वक्त से मुराद क्या है? ऐसा नहीं आप सोचें कि वक्त अगर मैं सिर्फ लिख देता तो आप क्या सोचते हैं कि इम्तिहान में 10 मिनट का वक्त है, 15 मिनट का वक्त है और इसी में आपको अच्छे से लिखना है। ऐसी बात नहीं। वक्त या हालात का मतलब है कि आप जिस वक्त में आप लिख रहे हैं, 2021 में लिख रहे हैं, तो इस वक्त का ख्याल रखेंगे। ठीक है, 21वीं सदी का ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1947 की बात आप लिखने लगेंगे, नहीं। यानी कि अगर सियासत से मुताल्लिक आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, या क्या कहते हैं, इतिहास यानी ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आप ऐसा नहीं है कि वक्त और हालात का ख्याल नहीं रखेंगे। अगर पहले की बात हो, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो, तो उस वक्त की बात लिखेंगे, किस तरह का माहौल था हमारे यहाँ, हमारे देश में। ये नहीं कि 2021 की बात लिखने लगे। जैसे कि अभी एक टॉपिक है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अब अगर अभी आपको दे दिया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आप क्या कीजिएगा? आप पहले भी आया था ये, इसके अलावा अभी 2020 ये नया है। ठीक है, तो अभी जो आप लिखेंगे 2021 में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो पहले का भी तस्करा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा 2020 पर होगा। हुकूमत वक्त किसी जमात, मजहब या फिरका की तज़हीक मजाक से परहेज करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत वक्त हो, कोई किसी भी जमात, मजहब या फिरका का मजाक आप अपने मजमून में नहीं उड़ाएंगे। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी को तकलीफ हो आपसे। ठीक है, तमाम ख्यालात मुसलसल और बातरतीब होना चाहिए, तो शुरू में ही बता दिया गया है। देखिए, सबसे अहम बात क्या है? मजमून को कई पैराग्राफ में तकसीम करके लिखना चाहिए। पूरे मजमून को एक पैराग्राफ में लिखना गलत है। ठीक है, पूरे मजमून को एक पैराग्राफ में लिखना गलत है, इस बात को समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया, जैसे NEP ही है, अब इसमें आपने शुरू किया नई तालीमी पॉलिसी। ठीक है, नई तालीमी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर आपने शुरू किया। अब ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में लिखते गए, हाँ, और लिखते यहाँ पर इख्तिताम हो गया, खत्म हो गया, आपका मजमून खत्म हो गया। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका मजमून गलत हो जाएगा, नंबर भी कट जाएगा, अच्छा खासा नंबर कटेगा ही नहीं, अच्छा खासा, आपका लिखना भी बेकार, वक्त भी बर्बाद, नंबर भी नहीं मिले। इसलिए कई पैराग्राफ में इसे तकसीम करके लिखना चाहिए।
कई पैराग्राफ में कम से कम आपका कितना पैराग्राफ होना चाहिए, ये किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं कि कम से कम कितना पैराग्राफ होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। मैं बता रहा हूं क्यों 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, वो अभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए मजमून कितने तरह का होता है, मजमून होता है 3 तरह। मजमून के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा है, अगर आप किसी मजमून में लिखेंगे तो तमहीद होगा, यानी शुरुआती गुफ्तगू, शुरुआती गुफ्तगू, शुरुआती गुफ्तगू यानी तमहीदी गुफ्तगू, ठीक है, या इब्तिदाइया इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है, नफ्से मजमून, यानी आपका जो मजमून है, आपका जो टॉपिक है, वो उससे रिलेटेड आप सारी बातें करेंगे, या इसे ही क्या कहते हैं, दरमियानिया भी कहते हैं। और आखिरी हिस्सा जिसे कहते हैं इख्तिताम या इख्तितामिया कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हिस्सा है, इसे एक एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो कितने पैराग्राफ हुए, 3 पैराग्राफ हुए। तो कम से कम 3 पैराग्राफ में आप लिखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप जो बढ़ाएंगे तो तमहीद में नहीं, नफ्स मजमून या दरमियानी हिस्सा में आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कई पैराग्राफ में लिख सकते हैं। चलिए, तो तमहीद क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो 3 हिस्सा है, तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम, इसको जान लेते हैं ये क्या होता है। तमहीद क्या होता है, या इब्तिदाइया इसे कहते हैं, मजमून का अहम और पहला हिस्सा होता है। इसमें असल मौजू या नफ्स मजमून से मुताल्लिक कुछ लिखने से पहले चंद पुर असर और जोरदार जुमले इस तरह से लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वालों के जहन में असल मौजू की पढ़ने वालों का जहन असल मौजू की तरफ रागिब हो और उनकी दिलचस्पी बढ़े, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तमहीद कहते हैं। यानी शुरुआती बात इस तरह से लिखें, 1-2 जुमले, 2-4 जुमले भी लिख सकते हैं, इस तरह से कि जो कारी है यानी जो पढ़ने वाला है उसका जहन आपके मौजू की तरफ, आपके मजमून की तरफ रागिब हो और आपका मजमून पढ़ने में उसे क्या हो, दिलचस्पी हो, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। इसे क्या कहते हैं, तमहीदी गुफ्तगू कहते हैं। उसके बाद है नफ्से मजमून, ये मेन हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा है, मजमून का दरमियानी हिस्सा, इसे ही कहते हैं नफ्से मजमून को, जिसमें मौजू के मुतालिक तफसील से जिक्र किया जाता है। चूंकि यह हिस्सा तवील होता है, इसलिए देखिए, चूंकि यह हिस्सा तवील होता है इसलिए इसे कई पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए। देखिए कई कितना अहम पॉइंट है, नफ्से मजमून को आप कई पैराग्राफ में तकसीम करके लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आखिरी हिस्सा क्या है, इख्तिताम है। मजमून का आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इसमें मजमून निगार को अपने ख्यालात का निचोड़ पुरअसर अंदाज में लिखना होता है ताकि कारी मुताअस्सिर हो और आसानी के साथ मजमून के मौजू पर अपनी राय कायम कर सके। बात समझ में आई? आपने जो लिखा उसे इस तरह से आप निचोड़ करके लिखेंगे कि बात वाज़ेह हो जाए कि आपने ऊपर क्या लिखा, क्या बताया, ठीक है, आपके कहने का क्या मकसद है, ठीक है, या उसका जो है असर क्या पड़ रहा है, ठीक है, आपके कहने का मतलब जो है आप जो मजमून लिख रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए, तो एक टॉपिक हमारे पास क्या है, तालीम बालिगान है, इस पर एक मजमून है, उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा हिस्सा होगा, इब्तिदाई हिस्सा यानी तमहीदी गुफ्तगू, उसके बाद नफ्स मजमून और उसके बाद इख्तितामिया होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, तालीम हर कौमी व मुल्की तरक्की का बेहतरीन जरिया है। तालीम बालिगान पर आने से पहले हमने क्या किया, एक जुमला में तालीम के बारे में बात किया कि तालीम क्या है, हर कौमी व मुल्की तरक्की का बेहतरीन जरिया है। तालीम के मैदान में हुकूमत के अहम कामों में तालीम बालिगान का प्रोग्राम तरक्की की तरफ बढ़ते कदमों में से एक है, ठीक है। तालीम बालिगान एक गैर रस्मी तालीम है जो बच्चों की तालीम से मुख्तलिफ है। यह एक ऐसी मश्क है जिसमें बड़ों को इल्म, महारत, रवैयों या कदरों की नई शक्ल के हुसूल के लिए मशगूल किया जाता है। आज़ादी के बाद ये एक बहुत ही अहम काम है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तमहीदी गुफ्तगू, शुरुआती बात, ठीक है। इसके बाद क्या है, तालीम बालिगान का बुनियादी मकसद सभी गैर तालीम याफ्ता लोगों को तालीम याफ्ता बना देना। ये क्या है, मकसद हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, नफ्स मजमून, मजमून का दरमियानी हिस्सा जिसमें मौजू के मुतालिक तफसील से जिक्र किया जाता है। तो अब देखिए, जब हम इसका मकसद के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तफसीली गुफ्तगू हुई या नहीं हुई। तालीम बालिगान का बुनियादी मकसद सभी गैर तालीम याफ्ता लोगों को तालीम याफ्ता बना देना है। उन लोगों को दूसरा मौका
फराहम करना है जो माशरे में गरीब हैं या माशरती इंसाफ और तालीम तक यकसा रसाई के हुसूल के लिए दीगर वजूहात के बिना पर तालीम से महरूम बरीहा होते हैं, ठीक है, महरूम हो गए हैं। तालीम बालगान का अहम मकसद पेशा वराना माशरती या ज़ाती तरक्की है, ठीक है। इसके बुनियादी मकसद के बारे में भी बात की गई, अब इसके अहम मकसद के बारे में बात की जा रही। यानी तालीम बालगान से सीखने वालों में अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने और अहम पेशा वराना अहदाफ के हुसूल में मदद मिलती है। ये क्या हो गया, ये दरमियानी हिस्सा है, ठीक है। तालीम बालगान के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत मुख्तलिफ रियासतों में बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ये क्या है, इख्तितामिया चल रहा है, ठीक है। अब इसका मकसद बयान कर दिया हमने, उसके बाद इख्तितामिया हिस्सा क्या है, रियासतों में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें गांव के लोग खुसूसन हरिजन और आदिवासी मर्द और औरतों को तालीम याफ्ता बनाने की स्कीम है। इसमें बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां काम कर रही है। इस काम की जिम्मेदारी कॉलेज के तलबा को भी दी जाती है, ठीक है। इसके इंतजामिया की तश्कील 3 सतहों पर की गई है, कौमी सतह या मरकजी सतह, रियासती सतह और जिला सतह पर। कौमी सतह पर नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, रियासती सतह पर रियासती बोर्ड और जिला सतह पर डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन बोर्ड की तश्कील की गई, जो अपनी अपनी सतह पर इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। ये प्रोग्राम बालिगों में नए और बेहतर रोजगार के हुसूल के लिए ज़्यादा मौक़े फराहम करता है। इस प्रोग्राम का खातिर खाह नतीजा नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इख्तितामिया हिस्सा हो गया। ये रहा मजमून किस पर, तालीम बालगान के ऊपर। तो शुरुआत में हमने क्या बात किया, तालीम हर तरक्की और हर कौमी और मुल्की तरक्की का बेहतरीन जरिया है। ये कौन सा हिस्सा था, तमहीदी। उसके बाद हमने तालीम बालगान का बुनियादी मकसद और उसके अहम मकासद के बारे में बात किया, वो क्या था, नफ्स मजमून। इसके बाद इख्तितामिया हिस्सा पर हमने अपनी बात को रखा, ठीक है। यानी कि तालीम बालगान का जो मकसद है उसके हुसूलियाबी के लिए क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, तो इस बारे में हमने बात किया। एक वीडियो आपको रिकमेंड किया जा रहा है, ये है निगाह मुजफ्फरपुर, एक यूट्यूब चैनल है, ये एमआर चिश्ती सर का चैनल है, ठीक है। इस पर आपको एक वीडियो मिलेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। मजमून नवेसी से मुताल्लिक है, जिसमें आपको बताया गया है, सबसे पहले तो मजमून लिखने के बारे में बताया गया है कि किस तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक जिसमें तालीम निस्वां पर बात की गई है, तालीम निस्वां, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, काफी फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। अगर ये लिंक आपके इस PDF में ओपन हो जाता है तो हो जाता है, वरना इस लिंक को, इस URL को आप टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप निगाह मुजफ्फरपुर भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन वहां आपको ढूंढने में मुश्किल होगा, तो आप इसे टाइप करके हूबहू इसी तरह से टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ओपन हो जाता है यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा आज ही आपने क्या पढ़ा था, इख्तिसार नवीसी भी आज ही पढ़ा था और आज ही मजमून नगारी भी पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों का होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट भी होने वाला है। इम्तिहान से पहले मुकम्मल सिलेबस आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपने ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज ही राब्ता करके जुड़ जाइए। राब्ता करने के लिए कौन सा नंबर है, यही नंबर है 8709422733, ठीक है। इस नंबर पर राब्ता कीजिए और जुड़ जाइए, आपको काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें राब्ता कीजिए, या तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप मैसेज करें वहां आपका रिप्लाई दिया जाएगा।